Hello and welcome to Genex IS. Today we are going to start a very important topic, that is Part 5 of Indian Constitution. हमने बहुत कुछ उससे पहले डील कर लिया है इन द पार्लियामेंट लेक्चर. आज का चैप्टर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है because we are going to discuss the very first citizen of India, that is President of India. अगर आप PYQs उठा के देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे एक चैप्टर से बने हुए हैं. नियरली हर साल एक क्वेश्चन होता है. व्हाट इज प्रेसिडेंट? सो ये लेक्चर बहुत स्लो होगा क्योंकि काफी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट इंक्लूड होने वाला है, तो बच्चे काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं काफी स्लो लेके जाऊंगा. हम हर चीज को बहुत शांति से समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पार्ट 5. In part 5 we have 5 chapters of the constitution where article 52 to 151 is enshrined. Okay, 52 to 151 in part 5, total 5 chapters. Okay, where the first chapter, which belongs to article 52 to 78, is union executives. Union executive includes president, prime minister, council of ministers. Okay, so the very first chapter is of president of India. अगर आप मेंस को थोड़ा ऑब्जर्व करें तो मैं आपको थोड़ा पहले मेंस के क्वेश्चन दिखा देता हूँ, PYQs. ठीक है, तो हमें पता चलेगा पूरे चैप्टर में कहाँ कहाँ खास फोकस करना है. ये सारे यूपीएससी के PYQs हैं. In 2025 they have asked, compare and contrast the president's power of pardon in India and in the USA. मतलब वो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है कि इंडिया के प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर और यूएस के प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर को कंपेयर कीजिए. Are there any limits to it in both countries? क्या ये प्रेसिडेंशियल पार्डनिंग पावर एब्सोल्यूट है या कोई लिमिटेशंस है? एंड व्हाट आर प्रिजम्पटिव पार्डन्स? ठीक है, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से एक बना था क्योंकि सीधे यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन हमसे पूछ लिया गया कि बताइए यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिजम्पटिव पार्डनिंग क्या है, यूएस के प्रेसिडेंट के पास क्या वीटो पावर है? क्योंकि आपके सिलेबस में कंपैरिजन बेस्ड टॉपिक बहुत सारा है. इंडियन प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट, यूके के मोनार्क, इंडियन पार्लियामेंट, यूके पार्लियामेंट, ऐसे हमें कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन खास देखना है. अब ये क्वेश्चन बड़ा ही टफ था, बट हमें मेन कोर थीम क्या मिली? पार्डनिंग पावर और कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन बिटवीन इंडिया एंड यूएस. सेकेंड, 2022 critically examine the procedures through which President of India and France are elected. Again, अगर आप देखो तो प्रेसिडेंट के एक फंक्शन पे क्वेश्चन है और प्लस उसका कंपैरिजन है. जैसे इंडिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, एंड नाउ कंपेयर दैट विद फ्रांस के प्रेसिडेंट, क्योंकि 22 में फ्रांस में इलेक्शंस हुए थे, इसलिए क्वेश्चन डायरेक्ट था. 2014 इंस्टेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट्स डिले in commuting death sentence have come under public debate as a denial of justice. Should there be any specific time limit for president to accept or reject such prison? Again, pardoning. फिर से पार्डनिंग पावर पे क्वेश्चन पूछा गया. जीपीएससी का है, डिस्कस द लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस. यहां पे ऑर्डिनेंस पे क्वेश्चन पूछा गया. ठीक है. Next, the President of India is a constitutional head with no real power. यहां पे power and functions based question है. तो थीम को अगर ऑब्जर्व करें तो पार्डनिंग, ऑर्डिनेंस, पावर एंड फंक्शन, इलेक्शन प्रोसीजर एंड कंपैरिजन, ये 5-6 थीम अगर हम कर लें तो लगभग सारे क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वी कैन इजीली आंसर. ठीक है. So let's first try to understand
हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गॉट इलेक्टेड। और आज के लेक्चर में शायद इतना ही हो पाएगा क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है इलेक्शन का, और छोटी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है जो जनरल स्टडीज में नहीं आती। इंडिया में प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन। सो वेरी फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज नेशनैलिटी। जिसे भी प्रेसिडेंट बनना है, ही मस्ट बी इंडियन। अब यहां भी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, नेशनैलिटी भी दो टाइप की होती है, एक बाय बर्थ और बाय नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन। एम आई क्लियर? In US Constitution, it is written you can be US president only via birth. Right? If you are a citizen by birth, then only you can be the president of US. But in India, we don't have any such limitations. India says you must be a citizen. How you got citizenship doesn't matter. Either by birth, by registration, by descent, or by naturalization. There is no issue in that. Simply you must be citizen of India. हर लाइन में हमें दूसरे से कंपेयर करना है क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करता। मेरी बात समझ रहे? गवर्नमेंट्स आर ऑफ प्राइमरली टू टाइप्स, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्रियन। इंडिया फॉलोड पार्लियामेंट्रियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच वी बोरोड फ्रॉम ब्रिटेन, क्योंकि हम उसी के साथ कंफर्टेबल थे। ब्रिटेन हमारे यहाँ ऑलरेडी रूल कर रहा था तो हमें वो प्रोसेस पता थी। बट ब्रिटेन में हेड ऑफ स्टेट इज अ मोनार्क। वहां अभी भी राजा ही हेड ऑफ स्टेट माना जाता है। ही इज अ नॉमिनल हेड, खाली नाम का है। दे डोंट एंजॉय एनी पावर, कोई पावर नहीं उनके पास, बट स्टिल दे आर द हेड ऑफ स्टेट। When India borrowed Westminster model in our governance, we skipped this monarch system and we followed president as the head of state, right? And our president's function is somewhere matching the functions of US president, not in actually spirit but at least in later। दिखावे के लिए तो है, वास्तविकता के लिए है नहीं, कोई बात। ठीक है, इसलिए इंडिया का मॉडल बड़ा ही अलग मॉडल है। वी मिक्स्ड टू सिस्टम्स, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ यूके एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट। इसलिए बार बार आपसे एग्जाम में प्रेसिडेंट को कंपेयर करने के लिए कहा जा रहा है कि इंडिया के प्रेसिडेंट यूएस से कंपेयर कीजिए, इंडिया के प्रेसिडेंट फ्रांस से कंपेयर कीजिए। ये क्वेश्चंस वो रिपीट करके पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए अभी ध्यान दीजिए। तो हमने जैसे देखा कि सबसे पहली क्वालिफिकेशन है कि मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आ गया वो जो हमने लिखा था, इरेज हो गया? चलिए ठीक है। पहला है इंडियन होना मैंडेटरी है। दूसरा, ही मस्ट होल्ड 35 years एटलीस्ट ऑफ इज एज। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है कि इंडिया में आप यूथ को प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल भी नहीं मानते। If you are less than 35 years, you cannot compete in presidential election. Third, you must be qualified as a member of लोक सभा। अगर आप लोकसभा का मेंबर बनने लायक हो, और ये कहां लिखा गया है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अकॉर्डिंग लोकसभा के मेंबर बनने की जो क्वालिफिकेशन है, जिसको हम कहते हैं वोटर इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, इंडिया के किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप वोटर होने चाहिए, वो क्वालिफिकेशन भी सेटिस्फाई होना मैंडेटरी है। फोर्थ, मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई और जॉब नहीं होनी चाहिए। यहां पे कुछ एक्सेप्शंस है। इफ देयर इज अ प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट, एंड ही वांट टू रीकॉन्टेस्ट, फिर से इलेक्शन लड़ना है, तो प्रेसिडेंट की पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानी जाएगी। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानी जाती है। एंड मिनिस्ट्रियल पोस्ट एंड गवर्नर पोस्ट दे आर नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब एक आदमी एट अ टाइम गवर्नर की पोस्ट में होकर भी इलेक्शन लड़ सकता है, उसको वहां से रिजाइन करना मैंडेटरी नहीं है। मेरी कहानी समझना। मान लीजिए कोई एक आईएएस है, वो इलेक्शन लड़ना चाहता है और प्रेसिडेंट,
तो व्हाट ही नीड टू डू, ही नीड टू फर्स्ट रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। आईएएस की पोस्ट से रिजाइन करेगा, उसके बाद ही इलेक्शन लड़ सकता है, क्योंकि आईएएस की पोस्ट है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बट अगर प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और गवर्नर, इन्हें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता। वो सेम पोस्ट पर रह के भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। हाँ, जीत गए तो रिजाइन कर देना। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए कुछ क्वालिफिकेशंस। प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस को समझना हमारे देश में सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मानी जाती है, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसीजर 3 जगहों से समझना पड़ता है। सबसे पहले द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, आर्टिकल 54, 55, ये दोनों प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करते हैं इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 54 इलेक्टोरल कॉलेज की बात करता है कि कौन कौन वोट दे सकते हैं, कौन वोट नहीं दे सकते हैं। एंड आर्टिकल 55 डिफाइंस प्रोसीजर। बट स्टिल एज वी नो, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेयर एक्ट। बेयर मतलब बेसिक एक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ बहुत डिटेल में नहीं लिखा जा सकता। तो व्हाट पार्लियामेंट डू, पार्लियामेंट मेक सम एक्ट जिससे चीजों को और एक्सप्लेन किया जा सके या प्रोसीजर्स लेट डाउन किए जा सके। इंडिया में आफ्टर फ्रीडम हमने एक इंटरिम प्रेसिडेंट, उस समय प्रेसिडेंट नहीं था, तो आफ्टर फ्रीडम 1947 टू 1950 हमारे यहां वही सिस्टम चला जो ब्रिटिश के टाइम पे था, वाइस राय वाला सिस्टम, गवर्नर जनरल जिसको हम कहते हैं। तो 1947 से 50 तो इंडिया में गवर्नर जनरल रहे। पहले माउंटबेटन बने थे, देन राजगोपालाचारी। ठीक है, अच्छा, श्री राजगोपालाचारी के बारे में आपको बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। किसको पता है क्या था उनके बारे में? श्री राजगोपालाचारी गांधी जी के समधी थे। आपको नहीं पता? श्री राजगोपालाचारी की बेटी और गांधी जी के पुत्र जी का विवाह हुआ था। वो दोनों एक दूसरे के समधी थे, और उनसे जो पुत्र हुआ, मतलब जिसके दादा गांधी जी और नाना श्री राजगोपालाचारी, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हुए थे। उस आदमी के बारे में सोचो क्या खतरनाक होगा। राजगोपालाचारी नाना, गांधी जी दादा, क्या पर्सनालिटी होगी बंदी की फिर कभी। तो 47 से 50 राजगोपालाचारी का राज रहा एज अ गवर्नर जनरल। 26 ऑफ जैन 1950 कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया। इंडिया की एक प्रेसिडेंशियल पोस्ट बन गई। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट देने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होना जरूरी है। बट इलेक्शंस तो हुए ही नहीं थे, तो प्रेसिडेंट कैसे बनते? इसलिए हमने एक इंटरिम प्रेसिडेंट की पोस्ट क्रिएट की, टेम्पररी प्रेसिडेंट। ठीक है, और वो इंटरिम प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे, इंटरिम प्रेसिडेंट थे 50 में 1950 में। फिर 1951 के एंड में पहला लोकसभा का इलेक्शन कराया गया। ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन कंक्लूड हुआ। 1952 में इंडिया की फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट आई और स्टेट्स से लोग इलेक्ट होकर राज्यसभा में आए। तो लोकसभा भी आ गई, राज्यसभा भी आ गई, और राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली भी आ गई। अब पूरा इलेक्टोरल कॉलेज तैयार था। नाउ व्हाट पार्लियामेंट डिड, पार्लियामेंट इनेक्टेड अ वेरी फेमस लॉ, दैट इज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट ऑफ 1952। ये एक्ट पास किया गया, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट ऑफ 1952, और इस एक्ट में पूरा प्रोसीजर दिया गया था कि कैसे इलेक्शन कराया जाएगा, किस वोट की कितनी वैल्यू होगी, इलेक्शंस के प्रोसीजर क्या होंगे, एक्सेट्रास एक्सेट्रास। ठीक है, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट एक फाउंडेशनल एक्ट है जिससे इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराया जाता है। एक बार एक्ट पास हुआ, अब इंडिया का पहला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए थे। जवाहरलाल नेहरू को बिल्कुल पसंद नहीं था।
क्योंकि दोनों के बीच बहुत सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। बाबू राजेंद्र प्रसाद राइट विंग में थे और नेहरू लेफ्ट विंग में थे। नेहरू प्रोग्रेसिव विचार रखते थे, उनके विचार थोड़े रिग्रेसिव थे, तो दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। बट उस समय की गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया राजेंद्र प्रसाद को, तो नेहरू को स्टेप डाउन करना पड़ा। राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1952 जीते। इस तरह भारत का पहला प्रेसिडेंट 1952 में जाके बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एम आई क्लियर? ओके। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट को सपोर्ट करने के लिए वी रिक्वायर्ड सर्टेन लॉज, है ना, सो वी सर्टेन रूल्स, सो वी इनेक्टेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल ऑफ 1974। ठीक है। सो एट प्रेजेंट अगर आप कोई आपसे पूछे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन को गवर्न करने के लिए हमारे पास कितने प्रोसीजर्स हैं, तो वी विल से द वेरी फाउंडेशन इज कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट ऑफ 1952, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल ऑफ 1974। और ये तीन चीजें मिलके टोटल इलेक्शन को डिफाइन करती है। ठीक है। अब ये देख के आपको लग रहा होगा कि एक काम करने के लिए तीन चीज बनानी पड़ी, तो कॉम्प्लेक्स तो रहा होगा। कैसे होता है इलेक्शन, चलिए शांति से समझते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज मेथड ऑफ इलेक्शन। हमें पता है लोकसभा में जो इलेक्शन कराया जाता है उसका मेथड है द फर्स्ट पास्ट पोस्ट मेथड, राइट। तो लोकसभा में जो इलेक्शन होंगे उसका मेथड है द फर्स्ट पास्ट पोस्ट मेथड। सिंपल मीनिंग, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो इलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एंड द मेथड ऑफ इलेक्शन इज डायरेक्ट इलेक्शन, ऑलराइट। बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट वी फॉलोड डिफरेंट मेथडोलॉजी। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हमने डायरेक्ट इलेक्शन को ना चूज करके वी हैव डिसाइडेड ऑन इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड। मतलब आप या हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देने नहीं जाएंगे, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जाएंगे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो लोकसभा में ये था, बट प्रेसिडेंट में बड़ा इंटरेस्टिंगली हमने इनडायरेक्ट मेथड को अडॉप्ट किया। एंड इनडायरेक्ट के साथ क्या मेथड था? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड था। हमने सिंगल फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड को फॉलो नहीं किया। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के ब्रेन में हमेशा आता है, आपके नहीं आता इसलिए मैं खुद ही पूछ के आंसर दे देता हूं, है ना। कोई अलग बैचेस पढ़ाते हैं, बच्चे पूछते हैं तो मुझे आंसर देना होता है। आपके बच्चे मैं ही पूछता हूं, मैं ही जवाब देता हूं, क्योंकि आप कुछ नहीं पूछते। अगर सीरियस एस्पिरेंट होते तो क्वेश्चन जरूर आता, सर व्हाई इनडायरेक्ट, व्हाई नॉट डायरेक्ट मेथड? इजी होता, क्यों नहीं करवाया भाई? देश का सबसे बड़ा आदमी यार, फर्स्ट सिटीजन, डायरेक्ट मेथड तो उससे फर्क क्या पड़ता है? तो क्या हो गया? तो यू आर सेइंग कि प्रेसिडेंट की वैल्यू कम है? चलिए देखिए, समझिए। इसके 2 से 3 कारण हैं जहां तक मैं समझ सकता हूं, क्योंकि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट भी हुई थी कि किस टाइप का इलेक्शन होना चाहिए। तो जितने कारण मैं समझ पाया उस डिबेट से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ता है। प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन का क्या मेथड है? हाउ प्राइम मिनिस्टर इज गॉट इलेक्टेड? अच्छा, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। बहुत गलत पढ़ते हो आप लोग यार। प्राइम मिनिस्टर एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डायरेक्ट इलेक्ट होता है, बट वो प्राइम मिनिस्टर कब बनता है? जब ये एमपीस उसको सपोर्ट करे। लोकसभा में मेजॉरिटी एमपी जिसे सपोर्ट करे वो प्राइम मिनिस्टर बनता है सर। तो द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज विथ इनडायरेक्ट इलेक्शन, व्हाइल द एमपी इज डायरेक्ट इलेक्शन। क्या लॉजिक समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए मोदी जी वाराणसी से इलेक्शन जीते, क्या इलेक्शन जीतते वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? नहीं। इलेक्शन जीतने के बाद जितने एमपी बने हैं
वो अगर इनको सपोर्ट करें तो ये जीतेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट तो इनडायरेक्टली चूज है। अगर आप प्रेसिडेंट को डायरेक्टली चूज करते तो आपको नहीं लगता कि डायरेक्टली चूज किया हुआ आदमी ज्यादा पावरफुल होता है ना? तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस क्यों मानता? कॉन्फ्लिक्ट आ जाता कि नहीं आता? सीधी बात है, अगर आप प्रेसिडेंट को डायरेक्ट चूज करो, प्राइम मिनिस्टर खुद इनडायरेक्टली हो, तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मानेगा। वो बोलेगा मुझे लोगों ने पसंद किया है, आई इंश्योर द डेमोक्रेसी। मैं तो लोगों की पसंद हूं, तुम तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पसंद हो। व्हाई शुड आई कंसिडर योर एडवाइस? इजंट इट? इसीलिए हमारे देश में हमने नहीं माना, हमने कहा कि प्रेसिडेंट को भी इनडायरेक्टली इलेक्ट करो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में या डायरेक्ट इलेक्शन में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। इंडिया जैसी वास्ट कंट्री में डायरेक्ट इलेक्शन कराना हो तो करोड़ों का खर्चा है। तो एक पोस्ट के लिए इतना खर्चा करना भी उतना सही नहीं लग रहा। तीसरा है, जैसे कि आपने कहा कि प्रेसिडेंट इन इंडिया इज ए नॉमिनल हेड। सारी की सारी पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास है, प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द रबर स्टैंप। अब जब नॉमिनल हेड है तो उन्हें डायरेक्ट इलेक्शन हो वो भी सही नहीं है। फोर्थ रीजन, हम प्रेसिडेंट की पोस्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। हम मानते हैं कि ही इज द हेड ऑफ स्टेट, ही इज द हेड ऑफ नेशन, इसलिए उनको जो वोट दें उनमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो कि सामान्य लोगों में नहीं होती। To ensure the seriousness of that post, it is good to have few electors. Am I clear? Because those few electors are very good to understand politics rather than entire population. ठीक है? तो ऐसे कुछ रीजन्स की वजह से हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इनडायरेक्टली चूज किया। Now what is proportional representation? तो मैंने आपको उसके बारे में पहले भी बताया था कि व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में दो मेथड होती है, ध्यान से समझना, मजा आएगी आपको। लेट्स सपोज किसी एक स्टेट में 40% हिंदू पॉपुलेशन है, ठीक है, 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 20% क्रिश्चियंस है एंड 10% अदर्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसी सिचुएशन में इलेक्शन कराए जाए और हर कम्युनिटी अपना अपना एक आदमी खड़ा करे, एक हिंदू, एक क्रिश्चियन, एक जैन, एक बुद्ध, एक्सेट्रा अदर्स, हु डू यू थिंक विल विन दिस इलेक्शन? लेट्स सपोज इस स्टेट में टोटल 200 सीट्स हैं एमएलए के लिए और सारी सीट्स पे यही सिस्टम है, सारी सीट में सेम पॉपुलेशन है, 40, 30, 20, 10। ठीक है, क्या लगता है आपको हर सीट से कौन जीतेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड? हिंदू, क्योंकि हर सीट से मैक्सिमम वोट हिंदू को ही मिलने वाले हैं और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड क्या कहता है, जिसको मैक्सिमम मिल गए वो इलेक्टेड है। तो 40% लोग पसंद कर रहे हैं तो नापसंद कितने कर रहे हैं? 60। स्टिल ही विल विन द इलेक्शन, है कि नहीं? फर्स्ट पास्ट द मोस्ट मेथड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ऑलवेज द मेजॉरिटी रूल्स एंड माइनॉरिटी हमेशा इस डर में रहते हैं कि हमारा कभी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं आएगा, है कि नहीं? माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन है उस हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड में सबसे ज्यादा वोट मिलने वाला जीतता है। तो 200 सीट पे हिंदू जीत जाएगा अगर ये कैलकुलेशन रही तो। टू अवॉइड दिस वी हैव अनदर मेथड दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम एक मेथड यूज करते हैं जिसे कहा जाता है लिस्ट मेथड। नाउ व्हाट इज लिस्ट मेथड? हर पार्टी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और अदर्स, हम हर पार्टी को कहते हैं कि काम करो, तुम 100 मेंबर्स की लिस्ट दे दो या 200 मेंबर्स की लिस्ट दे दो, ठीक है? और इलेक्शन किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं होगा, इलेक्शन सिर्फ पार्टी के नाम पे होगा। क्या समझ पा रहे हैं? पूरे गुजरात में कोई आदमी नहीं खड़ा होगा, सिर्फ पार्टी होगी हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ऑल 200 कॉन्स्टिट्यूएंसीज
सिर्फ और सिर्फ कुछ आदमियों को खड़ा कर दिया जाएगा, आदमी को नहीं, एक्चुअली पार्टी को, ठीक है। और हर जगह पार्टी को वोट देंगे, लाइक वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर कांग्रेस, और जो भी मुस्लिम पार्टी है वोट फॉर क्रिश्चियन एक्सेट्रा। लास्ट में 40% सीट्स ऑब्वियसली बीजेपी जीतेगी या हिंदू पार्टी, 30% मुस्लिम पार्टी, 20% क्रिश्चियन पार्टी। एम आई राइट और रॉन्ग? अब क्या किया जाएगा, आप लोगों ने जो लिस्ट दी थी उसमें से 40 को बना देंगे बीजेपी की तरफ से एमएलए। फिर मुस्लिम में से 100 की लिस्ट थी, उसमें जो पहले 30 होंगे उनको बना देंगे मुस्लिम का एमएलए। क्रिश्चियन के 20 को बना देंगे क्रिश्चियन का 20 एमएलए। इस तरह भले मेजॉरिटी ना हो पर हर माइनॉरिटी का भी रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया जा सकता है। इवन माइनॉरिटीज विल हैव रिप्रेजेंटेशन बाय लिस्ट मेथड। आई विल प्रोवाइड अ लिस्ट, तो मुझे जितनी सीट्स मिली, मतलब जितना परसेंट वोट मिला मुझे, उस परसेंटेज वोट के हिसाब से मुझे सीट मिलेगी। मुझे 40% वोट मिला था तो सीट का 40% मेरा, मुझे 30% वोट मिला था तो सीट के 30% मेरे। वहां पे मेंबर्स कहां से आएंगे? बाय द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय दैट पार्टी। क्या इजी आप समझ पाए हैं? इसको लिस्ट मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इंडिया ने इसे फॉलो नहीं किया, हमने इसे नहीं माना है, ठीक है। हमारे राज्यसभा में जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। 5-10 मिनट दीजिए, समझाता हूं वो क्या सिस्टम होता है। मेरे हिसाब से आप ये समझ पाए होंगे कि व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो प्रेसिडेंट में यूज किया जा रहा है। वी आर नॉट यूजिंग अ लिस्ट मेथड, ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? चलिए, तो हमने इलेक्शन मेथड के बारे में समझा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया इज इनडायरेक्ट इन नेचर, it is proportional in nature. Why indirect? That too we have discussed. क्योंकि कभी ना कभी मेंस में ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि डू वी नीड टू हैव डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर प्रेसिडेंट, तो आपको प्रोज एंड कॉन्स लिखने पड़ेंगे। क्या बढ़ू आ सकता हूं? चलिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि हु विल पार्टिसिपेट इन दोज इलेक्शंस। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 54 पूरी लिस्ट दी गई है कि कौन पार्टिसिपेट करेगा इलेक्शन में, वोटर्स कौन होंगे, और इन वोटर्स को कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। किसी भी इनडायरेक्ट इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज होना मैंडेटरी है, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद किया जाएगा जो वोट देंगे, तो हर इनडायरेक्ट मेथड में इलेक्टोरल कॉलेज मैंडेटरी होता है, ठीक है। इंडिया में वो इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 54 इंडिया के इलेक्टोरल कॉलेज कुछ इस प्रकार के हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में जितने इलेक्टेड मेंबर्स आए हैं वो। सेकंड, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यों की विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल अलाउड नहीं, खाली लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यों की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। थर्ड समझना, वाया 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सवार सवामा ઊંઘાવે બેટા, શું કર્યું પૂરી રાત? આ તારું એ ના ધ્યાન લાગે છે ના તારા ઇન્ટરેસ્ટ? According to 70th Constitutional Amendment Act, दिल्ली एंड पुदुचेरी इन दोनों यूनियन टेरिटरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां से भी इलेक्टेड मेंबर विल पार्टिसिपेट इन वोट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अकॉर्डिंग टू 70th कॉन्स्टिट्यूशन, दिल्ली एंड पौंडीचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की यूनियन टेरिटरी बनाई गई है उसके भी लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग पार्टिसिपेट
करेंगे अकॉर्डिंग टू J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। members of J&K लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। सो हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का कॉलेज समझा, इसको वो कॉलेज कहते हैं जो लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, विच इंक्लूड्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑनली इलेक्टेड, MLAs ऑनली इलेक्टेड, दिल्ली एंड पौंडीचेरी के इलेक्टेड MLAs एंड जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्टेड MLAs। Am I very clear? How it is different from other nations? In case of America, their House of Common and Senate, जिसको हम लोकसभा या राज्यसभा कहते हैं, they are not entitled to vote. अमेरिका में इनमें से किसी को भी वोट देने का राइट नहीं। अमेरिका में एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिसका सिर्फ एक काम है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देना, और उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोनों के बीच का कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में सेम सिस्टम नहीं है, वहां इलेक्शन प्रोसेस में एक सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिसका सिर्फ एक काम है, प्रेसिडेंट के लिए वोट दो देन स्टेप डाउन। ठीक है बच्चा जी, चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब ये इतने लोग, वोट प्रोसेस क्या होती है, ये तो वोट की बात हुई। अब अप्रोक्सीमेटली कितने लोग वोट देने वाले हैं? लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की कितनी है? सैंक्शनड, बहुत ध्यान से समझना, सैंक्शनड मतलब जितने लोगों को टोटल अलाउ किया गया है कि टोटल वोट कितने लोग दे सकते हैं और टोटल सीट कितनी हो सकती है, उसको सैंक्शनड कहते हैं। लोकसभा की सैंक्शन सीट है 550, ये लोकसभा की सैंक्शन सीट है। पहले 550 + 2 हुआ करती थी, 2 फॉर एंग्लो इंडियंस, बट इसे रिमूव कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन जैसा कोई सिस्टम नहीं है, तो अब टोटल सैंक्शन सीट इज 550। ठीक है, आउट ऑफ दोस 550, 2 सीट्स अभी भी 7 सीट्स वैकेंट है, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया था, 550 कैसे, तो 550 में से 530 शुड बी फ्रॉम स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो स्टेट्स की तो पूरी सीट पूरी है, बट यूनियन टेरिटरीज में 20 सीट्स अभी तक अलॉट नहीं की है, खाली 13 ही अलॉट की, 13 ही अलॉट की है, तो 7 आज भी वैकेंट है। क्या आप सिस्टम समझ पा रहे हैं? इसीलिए टोटल सीट्स कितनी है, 540। इंटरेस्टिंगली लोकसभा की सारी सीट्स इलेक्टेड होती है, यहां कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता। पहले था लोकसभा में, पहले 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड थे बट वो हट गए हैं, तो लोकसभा के सबके सब इलेक्टेड हैं, तो 543 यहां के। व्हाट अबाउट राज्यसभा? राज्यसभा की सैंक्शन सीट है 250, मैक्सिमम इतना हो सकते हैं। इतना तक बढ़ाने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको मैक्सिमम सैंक्शन सीट कहते हैं। तो अगर बढ़ाना तो क्या करना पड़ेगा, खाली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में चेंज कर दो, कोई कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की जरूरत नहीं है, अप टू 550 और 250। बट दोस 250 में से 245 इज द करंट सीट, 5 आर वैकेंट, अभी तक हमने 5 को अलॉट नहीं किया। ठीक है, आउट ऑफ दोस 245, 12 आर नॉमिनेटेड। ठीक है, नॉमिनेटेड मतलब उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, बाई आर्ट के फील्ड में या लिटरेचर के फील्ड में या सोशल सर्विस के फील्ड में, साइंस के फील्ड में कोई बहुत बड़ा काम किया हो, तो ऐसे लोगों को ऑनर करने के लिए और उनकी एक्सपर्टीज के लिए हम 12 मेंबर्स को अलॉट करते हैं। तो बचे कितने, 233। ठीक है, ये हो गई राज्यसभा की इलेक्टेड सीट। सो 543 फ्रॉम लोकसभा, 233 फ्रॉम राज्यसभा, कंबाइंस 677, 776 is the combined seat of Lok Sabha who are going to participate in state by election. ठीक है, तो लोकसभा से टोटल इतने होंगे। टोटल MLAs कितने हैं इंडिया में? अब ये सबसे डिस्प्यूटेड टॉपिक हो जाता है, क्योंकि लास्ट इलेक्शन बड़ा डिस्प्यूटेड हुआ था।
जो 2022 का इलेक्शन हुआ, लास्ट टाइम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जिसमें द्रौपदी मुर्मू साहब प्रेसिडेंट बनी, उस इलेक्शन में जम्मू एंड कश्मीर का कोई स्टैंड क्लियर नहीं था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को सरकार ने यूनियन टेरिटरी तो बना दिया है विथ लेजिस्लेचर, पर इलेक्शन नहीं कराए थे, तो वहां कोई भी एमएलए था ही नहीं। पहले जम्मू एंड कश्मीर में 114 मेंबर्स हुआ करते थे, अब कोई नहीं था। उससे पहले का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, इट वाज इन 2017। मेरी बात बहुत ध्यान समझना जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर टीचर्स इस चीज को गलत पढ़ा रहे हैं, विश्वास मानिए मेरा। 99% आप यूट्यूब सर्च कर लेना, इवन देश के कुछ सबसे ब्रिलियंट टीचर्स की मैं बात कर रहा हूं, यहां लोग थोड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि सारी बुक ने मिस्टेक करके रखी हुई है। इन 2017 जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, तो जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, है कि नहीं? जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट है, तो वहां के एमएलए भी रहे होंगे, उसने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी किया होगा, मतलब नंबर ऑफ एमएलए ज्यादा होंगे। बट 2022 के इलेक्शन में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ही नहीं है, वहां से कभी कोई एमएलए आया ही नहीं, तो एमएलए कम हो गए थे 2022 के इलेक्शन में। और मेजर जो अभी भी पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन, उसमें बहुत सारी गलतियां, ठीक है। मैं एक बार ऑनलाइन के थोड़े डाउट देख लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। रश्मि राठी, गुड मॉर्निंग प्रणाम बेटा। निशाबा जडेजा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा। अगर आप लोग को लाइव लेक्चर में कोई भी डाउट हो रहा है बेटा, तो आप लोग खाली क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मेरे पास टाइम मिलते मैं जरूर आपको रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। नाउ जब मैंने जम्मू एंड कश्मीर का लॉजिक क्लियर करा दिया, तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग 2022 में टोटल नंबर ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स इलेक्टेड मेंबर्स ओनली, ठीक है, वाज 4033। कितने मेंबर्स थे? 4033। तो टोटल कितने लोगों ने वोट डाला होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? 4033 प्लस 776 फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा। तो टोटल कितने मेंबर का इलेक्टोरल कॉलेज बना? 69078 4809 मेंबर्स। तो इंडिया में प्रिसाइजली इतने मेंबर्स वोट करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, 4809 मेंबर्स इन 2022 इतनों ने वोट किया था। एम आई वेरी क्लियर? 100%। तो इन्हें कहा गया इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। ये नंबर एग्जैक्ट नहीं याद रहेगा चलेगा, बट इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है वो याद रखना ज्यादा जरूरी है। ये नंबर मैंने इसलिए करवा दिया क्योंकि मुझे कुछ कैलकुलेशंस आपको प्रूव करनी है, क्योंकि जो मैंने कहा कि मेजर फैकल्टीज भूल कर रहे हैं, तो वो समझाना तो पड़ेगा कैसे कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहां ध्यान दीजिए, ये तो बने नंबर ऑफ वोट्स, बट व्हाट अबाउट वैल्यू ऑफ वोट्स? वोट वैल्यू कैसे डिसाइड की जाती है? नाउ द वोट वैल्यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 55, मेरी बात समझना, हम बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हैं, हर छोटी बड़ी बातों को ट्राई कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 55 कोई कैलकुलेशन नहीं देता, ज्यादातर यही गलती टीचर्स कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये मेथड है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो मेथड है। कॉन्स्टिट्यूशन के मेथड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो भी वैल्यू ऑफ वोट आए उसमें दो प्रिंसिपल अप्लाई होने चाहिए। पहला, वो इक्विटेबल शेयर हो, मतलब लगभग सभी को इक्वल इक्वल वोट वैल्यू, इक्विटेबल शेयर हो वोट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर जाके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहा गया है कि आप वो कैसे ला सकते हो इक्विटेबल वोट। तो आर्टिकल 55 में नए सब क्लॉज दिए गए हैं जहां पे वो मेथड दिया गया है कि किस मेथड से आप इस प्रिंसिपल को अचीव कर सकते हो। मेथड नंबर 1, पहले हम ये ट्राई करते हैं कि जो एमएलएज हैं उनकी वोट वैल्यू कैसे निकलती है, समझने की कोशिश करें। तो मान लीजिए किसी भी एमएलए की वोट वैल्यू कैसे निकलेगी, तो इसका जो फॉर्मूला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, वो फॉर्मूला है population of that
स्टेट डिवाइडेड बाय इलेक्टेड एमएलए। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट डिवाइडेड बाय इलेक्टेड एमएलएस। मैं एक अजम्पशन लेकर आपको ट्राई करता हूं, फिर हम और डिटेल में आएंगे। समझो, मान लीजिए किसी स्टेट की पॉपुलेशन है 500 और इलेक्टेड एमएलए है 10। किसी अदर स्टेट की पॉपुलेशन है 1000 और इलेक्टेड मेंबर्स है 15। ठीक है, इसे स्टेट ए कह दो, इसे स्टेट बी कह दो। तो स्टेट ए की वोट वैल्यू क्या निकलेगी, एक एमएलए की 50। एम आई राइट और रॉन्ग? और स्टेट बी की वोट वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, 2003 36 जा 8 66.66। इसकी वोट वैल्यू है 66। मतलब जिस स्टेट की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा, उस स्टेट के एमएलए की वोट वैल्यू भी उतनी ज्यादा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 55 कहता है कि एवरी सेंसस के बाद, मतलब हर पॉपुलेशन काउंटिंग के बाद, आपको लेटेस्ट सेंसस जो हुआ है उसकी डेटा को यहां पे पॉपुलेशन काउंट करना है। लॉजिक समझ में आ रहा है? जो लेटेस्ट सेंसस हो, जैसे अभी सबसे लेटेस्ट कौन सी, 2011, तो उसका डेटा आपको यहां रखना है। इशू क्या आया कि चलिए समझिए, 1951 में सेंसस हुई तो हमने इसका डेटा लेके काउंटिंग शुरू कर दिया। 1961 में सेंसस हुई, हमने इसका डेटा लेके शुरू कर दिया। 1971 में सेंसस हुई, हमने इसका डेटा लेके शुरू कर दिया। पर तब तक 30 सालों में एक चीज ऑब्जर्व हुई कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स पॉपुलेशन बूम कर रहे थे, वहां पे पॉपुलेशन डबल से ज्यादा हो गई थी। साउथ इंडियन स्टेट्स ने अच्छा काम किया, एजुकेशन पे स्पेंड किया और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की ट्राई की। बट जितना वो पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे थे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनकी वोट वैल्यू उतनी कम होती जा रही थी, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा वोट वैल्यू। एम आई राइट और रॉन्ग? इसलिए साउथ इंडियन स्टेट्स ने इस पे आवाज उठाई कि भाई साहब, यू आर पनिशिंग अस टू फॉलो द पॉपुलेशन डिक्लाइन मेथड्स। अगर आप कहें तो फिर हम भी मेहनत करना शुरू करें, पॉपुलेशन बढ़ाएं। अगर भाई पॉपुलेशन बढ़ाने से ही वोट वैल्यू बढ़ने वाली है तो हम भी बढ़ाते हैं, जैसा आप कहो वो करें। या तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमें पनिशमेंट ना मिले अच्छे कामों की वजह से। आई होप यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट। श्योर? तो क्या किया जाए ऐसा जिससे पनिशमेंट ना मिले? इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, ईयर था 1976, उन्होंने कर दिया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और आर्टिकल 55 को भी चेंज किया था। और 55 में लिख दिया कि अब से टिल 2000, मतलब आने वाले 25 साल, कोई भी नई पॉपुलेशन को काउंट नहीं किया जाएगा। जो भी पॉपुलेशन मानी जाएगी वो कौन सी होगी, 1971 की। उसके बाद जो भी सेंसस होगा उसे लेटेस्ट सेंसस नहीं माना जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? पक्का? 2000 में वाजपेयी जी की सरकार थी, फिर सेम क्वेश्चन आया, अब वाजपेयी जी कैसे साउथ इंडियन स्टेट्स को नाराज कर दे? तो वाजपेयी जी ने क्या किया, उन्होंने कर दिया 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और उन्होंने 55 में एक टर्म लिख दिया कि यहां पे जो पॉपुलेशन है, that population do not mean the latest population, it means the population of 1971 until 2026, क्योंकि 2026 मतलब 25 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया। और 2026 के बाद सेंसस होगा, तब देखेंगे क्या है। और दिस इज द ईयर 2026, इसलिए इस साल ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। कोई भी एग्जाम देना, यूपीएससी टू जीपीएससी, ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, देख लेना। डिलिमिटेशन पे इस साल क्वेश्चन 101% है सर, जब गजब की चेंजेस आ रहे हैं डिलिमिटेशन लिए। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अप टू 2026 कौन सी सेंसस काउंट होगी, 1971।
तो पॉपुलेशन कौन से सेंसस की है? 1971। अब ये सोचिए, ये क्वेश्चन 2022 में डीवाईएसओ में पूछा गया, क्लास 3 में। इतना अच्छा क्वेश्चन कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में किस साल की सेंसस काउंट होती है। द सेंसस ऑफ 1971 ड्यू टू 42nd एंड 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो यहां पे जो भी पॉपुलेशन लिखी जाएगी वो पॉपुलेशन लिखी जाएगी 1971 की, भले सेंसस अभी हो चुका हो। एंड व्हाई इज इट सो? बिकॉज ऑफ साउथ इंडियन स्टेट्स। ठीक है, अब समझना, गुजरात की पॉपुलेशन कितनी थी इन 1971? एनी आइडिया? सर हमें आज का भी नहीं है, आप ऐसा मत बोलो, हमको अभी नहीं पता कितनी है ना। इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 2,66 लाख, 2,66 लाख 400 समथिंग, 4,000 समथिंग, इतना कुछ पॉपुलेशन था गुजरात का। इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमएलए कितने थे गुजरात के? 182, आज भी उतने ही है, 182। ठीक है, निकालिए कैलकुलेटर, कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेट कीजिए। टू करोड़ 66 लाख 97,475, 66 लाख 97,475, दिस इज द एग्जैक्ट पॉपुलेशन। डिवाइड बाय 182, कितना आया? मतलब बहुत बड़ा नंबर आया है। बताओ कितना आया है? 689। चलिए, बहुत बड़ा नंबर माना जाता है। अब इतना अगर वोट की वैल्यू काउंट कर लें तो कैलकुलेशन में हालत टाइट हो जाएगी। इसलिए हमने एक सिंपल मेथड अडॉप्ट कर लिया। हमने क्या कहा कि इसकी जो भी वैल्यू आए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आएगी, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, सिंपली डिवाइड दैट बाई 1,000, सॉरी डिवाइड बाई 1,000, इस पूरे वैल्यू को डिवाइड बाई 1,000, मतलब ये जो आया इसको 1,000 से डिवाइड कर दो। क्या वैल्यू आई? 146.689, इतनी आई। अब इसमें राउंड ऑफ सीखो। राउंड ऑफ किसको कहते हैं? पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स काउंट करना है। अगर ये 5 से ज्यादा है तो एक नंबर आगे ले लो, और 5 से कम है तो एक नंबर पीछे ले लो। यहां ज्यादा है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 147। सो दिस इज द वोट वैल्यू ऑफ 1 एमएलए ऑफ गुजरात इन इलेक्शंस। मैंने कोई फालतू के एग्जांपल ले लिया 100, 200, 500 काउंट करके, क्योंकि जब रियल पता हो तो लाइफ टाइम याद रहता है। अब याद क्यों रखना है साहब? कभी कभी लोग पागल होते हैं। इस साल जीपीएससी हुई थी पागल, जीपीएससी सॉरी यूपीएससी पागल हुई थी। यूपीएससी ने 4 स्टेट के नाम दे दिए थे और कहा था बताओ इनमें वोट वैल्यू किसकी ज्यादा है किसकी कम। जीपीएससी में था ना शायद 25 के, या यूपीएससी, इन दोनों किसी एग्जाम में इस साल था, लास्ट ईयर। सब लोग बोले कि पागल हो क्या, अब हर स्टेट की वोट वैल्यू याद रखनी पड़ेगी? बट कुछ की तो याद रखनी पड़ेगी। और आप गुजरात में रहते हैं तो गुजरात की तो एटलीस्ट यूज सकते। कैसे काउंटिंग होती है एमएलए की वोट वैल्यू, समझ गए आप लोग? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, पॉपुलेशन हियर मींस पॉपुलेशन ऑफ 1971 अपॉन टोटल इलेक्टेड मेंबर एमएलएस फ्रॉम दैट स्टेट डिवाइड बाय 1000। ठीक है, दिस विल गिव यू अ प्रिसाइज नंबर जिसको हम वोट वैल्यू ऑफ दैट स्टेट कह देंगे। हाउ इज इट इज? तो चलिए भाई, गुजरात की वोट वैल्यू आपको मिल गई। अब गुजरात की वोट वैल्यू के बाद हम ऐसे ही बाकी स्टेट की वोट वैल्यू निकालेंगे। सबसे हाईएस्ट वोट वैल्यू होती है यूपी की, 208, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है ना। तो वोट वैल्यू ऑफ यूपी इज 208। सेकेंड हाईएस्ट किसकी है? एनीवन? महाराष्ट्र? मुझे पता था यही बोलोगे, वहीं गड़बड़ करोगे। सॉरी, बिहार? मुझे पता था वही बोलोगे। तमिलनाडु, देयर इज 176। इंटरेस्टिंगली झारखंड, इसकी भी 176 है, क्योंकि खाली पॉपुलेशन नहीं, नंबर ऑफ एमएलए भी तो डिपेंड करते हैं। अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम है और एमएलए भी कम हो जाए तो वोट वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। तो झारखंड की वोट वैल्यू भी 176। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, सेकंड नंबर पे दोनों आते हैं। थर्ड पे यूर बिहार।
दैट इज 175। अब देखिए सभी स्टेट याद नहीं रख सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लेते हैं जो कि ज्यादा पूछा जाता है, और उसकी मैं पूरी लिस्ट आपको दिखा देता हूं, सारे स्टेट की वोट वैल्यू। देखिए ये सारे स्टेट की वोट वैल्यूज हैं। हाईएस्ट यूपी, तमिलनाडु, झारखंड, देन महाराष्ट्र, अच्छा सॉरी नेक्स्ट महाराष्ट्र नॉट बिहार, 175 इज महाराष्ट्र, देन बिहार 172, आंध्रा 159, इस तरह आप देखिए गुजरात कहां है 147। आपने तो फाइंड किया था गुजरात का, तो लोग मैथमेटिशियन हो गए यार, राष्ट्रपति की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे कम कहां है वो देखो, सिक्किम। ये आप लाइफ टाइम याद रखिएगा, सिक्किम में एक एमएलए की वोट वैल्यू ओनली 7 है, क्योंकि वहां पे एमएलए कम है और पॉपुलेशन उससे भी कम है। सेकंड नीचे आइए, अरुणाचल प्रदेश 8, थर्ड नागालैंड 9, ठीक है। जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शन हो गए हैं, पर 2022 में नहीं थे, समझ में आ रहा है। तो अब उनकी वोट वैल्यू कितनी आ रही है, 50। पहले कोई नहीं थी, 2022 में इलेक्शन में थे नहीं, 24 में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ है, तब उनकी वोट वैल्यू 50 आई है। लॉजिक क्लियर है। लास्ट के 3 और टॉप 5 और जिस स्टेट में आप रहते हो उतने का आपको याद होना चाहिए, इतना एक्सपेक्ट करती है एग्जामिनर भी आपसे, थोड़ा तो रट्टा मार लो, क्योंकि नहीं रट्टा मारा तो मार्क्स नहीं आएंगे। ईच स्टेट के एमएलए की वोट वैल्यू हमने फाइनली निकाल ली। अब गेम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीस की वोट वैल्यू की। वो कैसे निकलेगी, वो यूं निकलेगी कि वोट वैल्यू ऑफ ईच एमपी इज इक्वल टू टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएस, सारे इलेक्टेड एमएलएस, एमएलएस मतलब इलेक्टेड एमएलए लिखना जरूरी, सारे इलेक्टेड एमएलएस की वोट वैल्यू को काउंट करो, उनको प्लस करो, डिवाइड बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। हमने कितने निकाले थे, 776। तो टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उससे हमें डिवाइड कर देना है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप वोट वैल्यू समझ पाए होंगे, पक्का लिखिए। तब तक आप लोग को जो पूछना बेटा आप ऑनलाइन वाले फटाफट पूछ लीजिए, तो मैं आगे चल सकता हूं। यहां तक किसी को कुछ ना समझ में आया तो प्लीज आस्क। 4-5 लोग हैं, कुछ पूछते नहीं, नालायक। चलो आगे चलिए। तो अकॉर्डिंग टू 2022 इलेक्शंस, what was the total vote value of all MLAs, elected MLAs? It was precisely 5,43,231। इतना था, 543 through 31, ये टोटल वोट वैल्यू थी। अब ये कहां से आई, हर एमएलए का वोट वैल्यू जो था उसको प्लस मार दो, खत्म। जैसे गुजरात के एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी थी, 147। गुजरात में टोटल एमएलए कितने हैं, 182, 182 से इंटू कर दो, आपको वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह यूपी, बिहार, सब का मार दो, इस तरह आपको ईच एमएलए की वोट वैल्यू आ गई 5,43,231। इसको डिवाइड कर दो आप टोटल इलेक्टेड एमपी से, करो 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 जल्दी करो भाई। दैट इज प्रिसाइजली 700, 699.91 आएगा, 700 नहीं आएगा, 700 आप लोगों ने बोल दी, वो थोड़ा ऊपर नीचे आपके कैलकुलेशन में, दैट इज 699.93 के आसपास आना चाहिए, यहां पर शायद मुझसे गलती हुई कोई, दैट इज 700। तो एक एमपी की वोट वैल्यू कितनी आई, 700। आपकी किताबों में कितनी है पता है, 708, ये आपकी बुक्स में, जो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया है। ये डिफरेंस क्यों आ गया, क्योंकि 22 में जम्मू एंड कश्मीर के वैल्यूज को नहीं ऐड किया गया था, इसलिए 22 में ऑल वोट वैल्यूज कम हो गई थी, इसलिए एमपी की वोट वैल्यू भी कम हो गई थी। तो एक्सेप्ट 22 इलेक्शंस सिंस 1971 वोट वैल्यू कितनी है, 708।
बट इन 2020 द लास्ट इलेक्शन दैट इज 700। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, यहां गलती मत कर देना कि एमपी की वोट वैल्यू है 700। थोड़ा फास्ट लिखिए भाई। हो गया? चलिए, सो अब हमारे पास इलेक्टोरल कॉलेज पूरा तैयार हो गया। टोटल एमएलएस, उनकी सबकी वोट वैल्यू, टोटल एमपी, उनकी सबकी वोट वैल्यू। अब इनसे करवाना है इलेक्शन। कैसे करवाएंगे? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 55 इट इज वाया सीक्रेट बैलेट। इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होते हैं। सीक्रेट बैलेट का मतलब है आपने किसको वोट दिया वो पता नहीं है। ये लाइफ टाइम याद रखिएगा, सीक्रेट बैलेट। क्योंकि जब आपने किसको वोट दिया वही नहीं पता तो पार्टी का व्हिप कहां से लगेगा? पार्टी का व्हिप कब लगता है? जब पता हो। तो भाई पता ही नहीं तो पार्टी व्हिप कहां आएगा? इसलिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टी व्हिप इज नॉट अलाउड। आदमी सीक्रेटली वोट कर सकता है जिसको वो चाहे। अब कैसे करेगा वोट? उसका मेथड है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कैसे काम करता है वो समझो। मान लीजिए हम 4 या 3 लोगों को इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं। हमने खड़ा किया पहले आदित्य को, वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है। हमने दूसरा खड़ा किया जसमीत को, वो भी प्रेसिडेंट बनना चाहती है। और तीसरा हम खड़ा कर देते हैं, इसको करो, याची को कर देते हैं, है ना? याची, ये भी प्रेसिडेंट बनना चाहती है, तीनों बनना चाहता है। ठीक है। अब इसके भी बड़े क्राइटेरियाज हैं। कुछ क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई थी, बट कुछ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी लिखी गई। जैसे क्वालिफिकेशन नंबर 1, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता था? अगर आप ओरिजिनल एक्ट, अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो आपको 2 लोगों का, मतलब 2 एमपी का सपोर्ट चाहिए और 2 लोग उसको बैक करने चाहिए कि ठीक है हम भी साथ दे रहे हैं। ऐसे 4 लोगों के सपोर्ट के बाद आप इलेक्शन की पोस्ट पे खड़े हो सकते हो, डायरेक्ट नहीं खड़े हो सकते। ठीक है। मतलब आउट ऑफ 4088 मेंबर्स आपको कितनों का सपोर्ट चाहिए? 4। मिल सकता था किसी को भी। पहले होता यूं था कि इलेक्शन में 20 लोग 30 लोग खड़े हो जाते थे, इनमें से 15-20 लोगों को एक भी वोट नहीं मिलते थे। तो खाली प्रोसेस लेंदी कर रहे थे, कुछ नहीं। समझ रहे हैं? इसलिए इस एक्ट में बहुत बार चेंज किए गए। 1977 का चेंज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट में 1977 में एक चेंज किया गया जो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि वहां पे फाइनल गाइडलाइंस लिख दी गई। पहले 2 का सपोर्ट था, फिर 10 का सपोर्ट किया था, फिर लास्ट में 10 में भी बहुत सारे फालतू के लोग आए। जैसे एक आदमी थे इंडिया में, आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूं। ये आदमी 4 बार प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हुए, चारों बार हारे विद 0 वोट। मतलब कोई तो इनको सपोर्ट तो कर रहा होगा ना, वो भी वोट नहीं दे रहा था, खाली सपोर्ट कर रहा था। इनके पास रिकॉर्ड है हाईएस्ट इलेक्शन हारने का। ऐसे रिकॉर्ड से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। जब तक राहुल गांधी ना तोड़ दे, है ना, तब तक हाईएस्ट रिकॉर्ड इनके पास है। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे अनवांटेड लोग इलेक्शन लड़ते थे। 77 में हमने चेंज किया, हमने कहा देखिए अब से एटलीस्ट यू नीड 50 मेंबर्स एज सपोर्टर एंड 50 एज बैकिंग। 50 सपोर्ट करे और 50 उसको बैक करे। ऐसे कम से कम 4,088 में से 100 मेंबर्स तो आपको सपोर्ट करने चाहिए, तो ही आप नॉमिनेशन फाइल भर सकते हो। बाकी आप नॉमिनेशन नहीं कर सकते, जिससे क्या है नॉन सीरियस कैंडिडेट को रिमूव किया जा सके। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये पहली बात है। सेकंड, यू नीड टू डिपॉजिट 15,000 एज डिपॉजिट मनी। और अगर आपको 1/6 वोट भी नहीं मिले टोटल वोट्स के, तो आपके ये 15,000 कॉन्फिस्केट हो जाएंगे, चले जाएंगे।
इनको जमा कर लिया जाएगा, ये आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 अदर एडिशनल क्राइटेरिया लगा दिया गया है। तो अब क्वालिफिकेशन कितनी हो गई? इंडियन सिटीजन, 35 ईयर ऑफ एज, एबल टू बी इलेक्टेड इनटू द लोक सभा, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एंड 50 लोग सपोर्ट, 50 लोग बैकिंग, 15,000 डिपॉजिट। टोटल इतनी क्वालिफिकेशंस इस समय प्रेसिडेंट के लिए इंडिया में है। ठीक है, चलिए, तो इन लोगों ने ये लिख लिया आप लोगों ने। तो ये 3 बच्चों ने ये सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए फॉर्म भर दिए, नॉमिनेशन भर दिया, अब ये तीनों खड़े हैं। ठीक है, हम ये फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम ये अज्यूम करते हैं कि टोटल वोट देने वाले 100 लोग, क्योंकि अगर 4088 अज्यूम करवाया तो कैलकुलेशन में ज्यादा निपट जाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे। जबकि हमें कॉन्सेप्ट समझना, हमें कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन करवाता भी नहीं, मैंने कैलकुलेशन इसलिए कराया क्योंकि मुझे 700 और 708 के बीच का डिफरेंस समझाना था, क्योंकि उसके बिना समझ में नहीं आता किसी को और सब लोग ज्यादातर कंफ्यूज रह जाते। ठीक है, आपके पास लक्ष्मीकांत तो हो गई, आज घर जाके वोट वैल्यू देख लेना कितना दिया है, 708। ठीक है, सो इन तीनों में 100 लोग वोट देने वाले हैं। अभी 100 लोग कैसे वोट देंगे? यहीं पे सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम काम आता है या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन काम आता है। जब हम अरेंज मैरिज करने जाते हैं ना बाबू, तो ये सिस्टम बड़ा काम आता है अरेंज मैरिज में। कैसे वो समझ रहे? अरेंज मैरिज में जब आप शादी, चलो 4 लोग खड़े कर देते हैं, चौथा एक और आदमी चाहिए, अपने खड़ा कर दो, दीपिका चलेगा, प्रेसिडेंट बनना है, चल बन जा दीपिका। यहाँ पे दीपिका को डी से अज्यूम कर ले। अरेंज मैरिज में क्या होता है? अरेंज मैरिज लाइफ का एक गेम है सर, जुआ है, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं ज्यादा सपोर्ट करता हूँ लव मैरिजेस की, सीधी बात है, क्योंकि अरेंज मैरिज में हाउ कैन यू अंडरस्टैंड अ पर्सन यार? एक वीक भी नहीं मिले, आप उसको जानते नहीं हो, तो आधे से ज्यादा जिंदगी कॉम्प्रोमाइज में निकलती, पूरी लाइफ ये समझने में कितनी इसको क्या पसंद होगा क्या पसंद नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। लव मैरिज इज चिल थिंग, पहले से आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, कुछ लोग तो 10-10 12-12 साल से जानते होते हैं, दे आर ऑलमोस्ट मैरिड। ऑलमोस्ट मैरिज से अच्छा है पूरा मैरिज करवा दो, ये ज्यादा सिस्टम माना जाता है अच्छा है। मैं लव मैरिज ज्यादा से, अरेंज वाले क्या करते हैं, अरेंज की बात बताता हूँ। अरेंज मैरिज में एक साथ 3 से 4 लड़कियां देखी जाती है, अगर लड़का है तो, लड़की है तो 3 से 4 लड़के देखे जाते हैं, किसी को मना नहीं करते, देख के आएंगे, हाँ हाँ सब बढ़िया है अच्छा है, बताते हैं 1-2 दिन में बताते हैं, क्यों? उसी समय किसी और से बात चल रही है जिसकी सैलरी थोड़ी ज्यादा है। रिसेंटली मेरे भाई की शादी हो रही है और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे भेदभाव किया जाता है। 3 लोगों को पेंडिंग रखा गया है, चौथे से बात चल रही है, हाईएस्ट और अच्छे में अच्छा कहां से मिल जाएगा? तो इन 3 को मना ही कर दो, नहीं ये नहीं माने तो। नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होता है क्योंकि वहां दहेज का बड़ा कॉन्सेप्ट है, वहां पहले ये देखा जाता है कौन कम दहेज ले रहा है। तो एक है जो कि सरकारी नौकरी वाला है, बहुत कमा रहा है, तो चाहते हैं इसी से शादी करना, तो दहेज बहुत मांग रहा है, तो बैकग्राउंड में एक बैकिंग में रखते हैं दूसरे को, इसने अगर ना बोल दिया तो इससे करवा देंगे, तू नहीं कोई और सही। ठीक है, यही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये 100 लोग, 100 वोटर्स किसी एक को नहीं पसंद करेंगे, ये हर किसी को पसंद करेंगे, हाँ बट सीक्वेंस में पसंद करेंगे। ये सबसे पहले तो मुझे चाहिए बी, पर बी नहीं मिल पाया तो ए, और ए भी नहीं मिल पाया तो सी। ठीक है, तो इस तरह ये सभी लोग प्रेफरेंस दे देते हैं, इसलिए इसको प्रेफरेंशियल सिस्टम माना जाता है। ठीक है, तो इन सभी ने प्रेफरेंस दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इन सारे प्रेफरेंस का फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिला है पहले वो काउंट करते हैं। कौन इलेक्शन कराएगा भाई देवे? इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसको ये पावर दी गई है प्रेसिडेंट के इलेक्शन की? मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसको देता है ये? जो बता देगा आज मेरी तरफ से कैडबरी डेयरी मिल्क फ्री।
अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल ऑफ 1974, रिटर्निंग ऑफिसर आरओ, इलेक्शन करवाने का काम इनका है, इलेक्शन अथॉरिटी इलेक्शन कमिश्नर है, रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन करवाते हैं। और ये रिटर्निंग ऑफिसर कौन है? दे आर दी सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अल्टरनेटिवली। मतलब जैसे 2022 का इलेक्शन कराया था सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा ने, तो 27 में कौन कराएगा? लोकसभा। लॉजिक समझ में आ रहा है आप लोग को? तो रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अल्टरनेटिवली। ये खास लिख लीजिएगा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अल्टरनेटिवली। ये रिटर्निंग ऑफिसर जिसको इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर रहे हैं। इन्होंने सबसे ऐसा बैलेट पेपर भरने को कहा, एबीसीडी रैंक वाला। बोलिए सभी ने। चलिए, किसने किसको वोट दिया वो कभी पता नहीं चलना चाहिए। व्हाट इफ पता चल गया तो उसका वोट रद्द कर दिया जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने थे तो मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इनका वोट सस्पेंड कर दिया गया था। क्यों वो बताता हूं। उस समय मुलायम सिंह यादव कांग्रेस की तरफ से थे, वो गए वोट का बैलेट लिया, बैलेट में गलती से उन्होंने बीजेपी वाले कैंडिडेट को टिक कर दिया, गलती से, ठीक है। उन्हें पता है यार, हार दिया। दूसरा बैलेट पेपर मांगा, जैसे दूसरा मांगा बीजेपी ने आंदोलन शुरू कर दिया। बीजेपी कहा दूसरा कैसे दे सकते हो, वन नंबर वन वोट, एक ही बैलेट पेपर मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बीजेपी ने क्या डिमांड रखी कि जो उन्होंने फाड़ा है वो तो एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो वोट उन्हें मिला था। फाड़ने का अधिकार है ना भाई, आप टिक कर सकते हो, फाड़ थोड़ी सकते हो। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो बीजेपी का वो एक्सेप्ट कर लो, बट फिर रिटर्निंग ऑफिसर ने वो वोट ही कैंसिल कर दिया विथ अ वेरी सिंपल रीजन कि भाई साहब अगर सबको पता चल गया वोट किसको दिया है तो सीक्रेसी चली गई। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसा होता है? सीक्रेट, ओपन बैलेट नहीं है। इसलिए बेचारे का इलेक्शन ना बीजेपी को मिला वोट ना कांग्रेस को, उनका वोट हो गया कैंसिल। और बड़ा हेडलाइंस ने कवर किया था न्यूज़पेपर में, मनमोहन सिंह का वोट कैंसिल हो गया, मनमोहन सिंह का वोट कैंसिल हो गया, बीजेपी को दिया वोट कैंसिल हो गया, ऐसा था। तो क्वेश्चन है साला बीजेपी को दिया, तुम्हें कैसे पता चला? पता चला खुद ने फाड़ वोट डाला था इसलिए पता चल गया सब। ठीक है, चलिए आगे समझिए। सीक्रेट बैलेट में सब दे दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि कितने वोट पे आप पास हो जाओ, मतलब आप कितने वोट पे इलेक्शन जीतोगे। फर्स्ट पास्ट पोस्ट मेथड ये क्या कहता है, कितने वोट पे इलेक्शन जीत सकते हैं? मेजॉरिटी, मतलब 100 में से अगर सबको 8 मिल रहे हैं और आपको 9 मिल गए तो आप जीत गए। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सिस्टम नहीं था, क्योंकि ये क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहां पे डिसाइड करना पड़ता है कोटा। क्या डिसाइड करेंगे? कोटा। कोटा किसको कहते हैं? नंबर ऑफ वैलिड वोट अपॉन, मतलब सिंपल भाषा में समझाने को तो अज्यूम कीजिए टोटल वैलिड वोट्स है 100, ठीक है, अपॉन वैकेंसीज। यहां पे कितनी वैकेंसी, कितने लोगों के लिए इलेक्शन हो रहा है? प्रेसिडेंट कितने बनते हैं? एक भाई। 4 किसने बोल दिया? 4 राष्ट्रपति? अरे नहीं यार, बताइए, एक ही प्रेसिडेंट बनता है, टोटल वैकेंसी एक है, तो वैकेंसी इज 1। शॉर्टकट में लिख दूं, टोटल वैकेंसी। ये इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि राज्यसभा में भी सेम फॉर्मूला यूज होता है। यार वैकेंसीज, मेरे से कुछ स्पेलिंग में इतनी मिस्टेक कैसे हो रही भाई आजकल। टोटल वैकेंसीज प्लस 1, क्या आप समझ पा रहे हो? और इन सब को +1, तो टोटल 100 अपॉन 2 दैट इज 50 + 1 51। सिंपल भाषा में बात करो 51%। अगर एक ही वैकेंसी हो तो 51% वोट जिसको मिल गए वो बन जाएगा प्रेसिडेंट, या 50+ मिल जाए तो। नहीं समझे? दूसरे लॉजिक से समझाओ, ज्यादा मजा आएगी। चलो ठीक है, समझा। अज्यूम कीजिए किसी भी स्टेट से राज्यसभा के इलेक्शन, ठीक है, कि स्टेट में टोटल
सीट्स हैं 100, बट राज्यसभा की वैकेंसी है 3। मैं दिल्ली का एग्जांपल लेता हूं, सबसे इजी वही है। 69 है वहां पे, ठीक है, 67 है, 69 है, 67 है, ठीक, 67 एमएलएज है, ठीक है। वैकेंसी है वहां के राज्यसभा के 3, ये सबसे कम है, इसलिए मैं उसका सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। +1 ठीक है, 67/4 कितना होता है, दैट इज 1, 2 यहां आ गया, 6 टाइम 24.8, ठीक है, 16.8, मतलब 17 कर लूं मैं इसको इन शॉर्ट, 17 + 1 दैट इज 18, मतलब 18 वोट पे एक सीट आएगी। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? अब इमेजिन करो कि आउट ऑफ 67 मेंबर्स 36 मेंबर हों बीजेपी के, हो सकते हैं 18 मेंबर हो आम आदमी पार्टी की, तो पहले 18 वोट से एक मेंबर बन जाएगा। तो बीजेपी के 18 लोगों ने मिलकर किसी एक को राज्यसभा में भेज दिया, ठीक है, बाकी और 18 वोट बीजेपी के पास है, तो बीजेपी ने और 18 का यूज किया और दूसरे को भी राज्यसभा भेज दिया, पर राज्यसभा में टोटल कितने जाने वाले हैं, 3। क्या तीसरा बीजेपी भेज सकता है? उसको तो 30 सीट वोट खत्म, तो एक तो अपोजिशन से जाएगा। समझ रहे हो? राज्यसभा के इलेक्शन इस तरह होता है, राज्यसभा के इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यूज किया जाता है। जैसे गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली की वैकेंसी है 182, गुजरात से एमएलए कितने राज्यसभा में कितने जाते हैं? 7, मैं अज्यूम कर रहा हूं 7, गलती ना ध्यान, 7 +1 +1 182/8 दैट इज 8 2 जा 16, 2 यहां पे गया 22, 8 2 जा 16, 6 8 8 जा 56, 22.1, मतलब 23 + 1 24 कर लूं मैं, मतलब 24 वोट्स पे एक एमएलए बनेगा। तो गुजरात में अगर 100 सीट बीजेपी के पास है तो बीजेपी मैक्सिमम कितने भेज सकता है? 4। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? इस तरह हर पार्टी को उसका रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, ठीक है। बट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लोचा क्या है कि एक ही वैकेंसी है, बट फॉर्मूला सेम है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला रट्टा मानना है। ऐसे मत लिख देना 51%, 51% इसलिए है क्योंकि सीट एक है, ज्यादा होती मत 2-4 राष्ट्रपति बनाना होता तो ये काम अलग हो जाता, ठीक है। तो भाई कोटा, इसको हम कहते हैं कोटा, पास होने के लिए कोटा। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कितना है? 51 या 50+%, 50+ कितना भी चलेगा, ठीक है। अब इस गेम से हम पूरा इलेक्शन प्रोसेस समझेंगे। देखिए, इसके हिसाब से मान लीजिए जो 100 लोगों ने वोट दिया था उसमें से 30 लोगों ने ए को अपनी पहली पसंद बताई थी कि भाई साहब मुझे तो ए ही पसंद है, बाकी कोई पसंद नहीं है। बी को 25 लोगों ने अपनी पहली पसंद बताई थी, 5 हो गए। सी को 20 लोगों ने अपनी पहली पसंद बताई थी, 75 हो गए। यहां पे 25 लोगों ने अपनी पहली पसंद बताई थी, आई थिंक सही हो गया, ठीक है, 100 हो गए सीट्स। कौन जीत रहा है? ए। देखिए पहली रीडिंग थी, सबके पहले प्रेफरेंस रीड किए गए 100 लोगों में, उन्होंने ये बताया। क्या किसी को 50+1 मिल गया है? नहीं। इन दैट केस वी नीड टू हैव सेकेंड काउंटिंग। अब इस सेकेंड काउंटिंग का मेथड क्या है, बहुत ध्यान से समझो। सेकेंड काउंटिंग कहती है इनमें सबसे कम वोट जिसको मिला है, किसको मिला है? सी को। भाई साहब तुम हट जाओ, उनको रिमूव कर दिया जाता है, द लीस्ट वोट, ठीक है। और अब देखा जाएगा कि इनके फर्स्ट प्रेफरेंस किसको थी। फर्स्ट प्रेफरेंस सी को थी। मान लीजिए 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने पहले कहा था कि हमें सी चाहिए, भाई तुम्हारा सी गेम से आउट है। तो अब देखेंगे कि इन्होंने सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया था। इस 20 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया था। मान लीजिए इसमें यह आया कि 20 में से 15 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस बी को दिया था, 5 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस डी को दिया था। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि ए है नहीं तो सेकंड प्रेफरेंस इस तरह पता चला, तो इनकी वोट को सिंपली वहां जाके जोड़ दो। किसका फर्स्ट प्रेफरेंस था? +15
और ये फर्स्ट प्रेफरेंस +5। लॉजिक समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, उसके वोट को ट्रांसफर कर दिया सिंगल सिंगल। इसी को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। हैर करके एक व्यक्ति था, हैर, इन्होंने ये पूरा सिस्टम डेवलप किया है दुनिया में, हैर। ठीक है, तो जिसको लीस्ट वोट आए उसको कैंसिल कर दो, उसका फर्स्ट प्रेफरेंस ऊपर ट्रांसफर कर दो। अब टोटल कितना हुआ? 30, 40, 30। अभी क्या 50% किसको मिला है? तो लोचा हो गया। अब की जाएगी थर्ड काउंटिंग। ठीक है, अब ये थर्ड काउंटिंग कैसे होगी, यही सबसे बड़ी गेम है। थर्ड काउंटिंग में इन सभी ने, जिसने इन्हें पहले 30 वोट दिए थे, इनके सेकंड प्रेफरेंस देखे जाएंगे। इन 25 लोगों का सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा, और बाकी के 15 जिनको बाद में मिले हैं उनका थर्ड प्रेफरेंस देखा जाएगा, क्योंकि उनका सेकंड ही भी था ना। इन 25 के सेकंड प्रेफरेंस देखे जाएंगे और इन 5 का थर्ड प्रेफरेंस, वो सब फिर से ऐड कर दिया जाएगा। क्या आप लॉजिक समझ पा रहे हैं? इसी को थर्ड रीडिंग कहते हैं। सबसे कॉम्प्लेक्स रीडिंग ये होती है। थर्ड रीडिंग के बाद पता यूं चला कि ए को मिल गए 48% वोट और बी को मिल गए 52% वोट। डी लिस्ट से गायब हो गया क्योंकि उसका ट्रांसफर कर दिया। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? फाइनली किसी को मिलता है 40+1। तो इनिशियली आपको ए जीतते दिख रहा था, बाद में जीत गया डी। इसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट, रिटर्निंग ऑफिसर एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अल्टरनेटिवली। कंप्लीट। वोट वैल्यू एमपीस की कितनी है? 2022 में 700 थी। ठीक है, और एमएलएस की हाईएस्ट यूपी, गुजरात की 147। मजा आई? ठीक है, अभी आगे समझो। खत्म नहीं हुआ, तुम लोग तो खुश हो गए। वाह। व्हाट इफ इसमें कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई विवाद हो गया तो कहां जाएंगे? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट इज वेरी क्लियर इन दिस रिगार्ड. It says any dispute related to irregularity in presidential election will be challenged only in Supreme Court of India. ये सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब उनके सिवा कहीं और केस नहीं कर सकते आप, सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जाना है। ये बात और ध्यान समझना। जब तक केस चल रहा है तब तक इलेक्शन कराना पड़ेगा। इलेक्शन विल नेवर स्टॉप। आपका इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे केस का, बट इलेक्शन शुड गो ऑन। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर, वी नीड टू इलेक्ट अ न्यू प्रेसिडेंट बिफोर द ओल्डर वन रिजाइंस। 5 साल कंप्लीट होने से पहले इलेक्शन कराना मैंडेटरी है, मतलब इन एनी सर्कमटेंसेस इलेक्शन प्रेसिडेंट का हाउस खाली नहीं रह सकता। ये प्रेसिडेंट तभी रिजाइन करेगा जब नया बन जाएगा इलेक्शन होकर। लॉजिक समझ पा रहे हो? जनरली 25 जुलाई वो डेट है जब हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ऑफिस चेंज करता है, पुराना हटता है नया आता है, मतलब 25 जुलाई से पहले इलेक्शन मैंडेटरी। तो भले केस हो जाए फिर भी इलेक्शन प्रोसेस चालू होनी चाहिए। लॉजिक समझ में आया? 100%? थोड़ा और पढ़ाऊं? ठीक है। आगे इलेक्शन के क्या प्रोसीजर्स हैं? इंडिया के पहले राष्ट्रपति मैंने आपसे कहा बाबू राजेंद्र प्रसाद बनाए गए, ठीक है, नेहरू जी की इच्छा के विरुद्ध। इसी समय एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे अमेरिका में 1835 टू 1848-49 के आसपास तक, रूजवेल्ट अमेरिका के सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर प्रेसिडेंट्स में से एक थे। हुआ यूं था कि रूजवेल्ट कंटिन्यू इलेक्शंस जीत रहे थे, शायद 4 बार जीते हो, 16-17 साल अकेले रहे और किसी का पॉलिटिकल करियर बनने ही नहीं दिया।
अब आप सोचो, जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, कितनों का करियर खत्म हो गया, किसी और को आप चांस ही नहीं दे रहे हो। हमारे यहाँ जनरल रूल था कि 70 ईयर्स के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं काम करता, छोड़ सब रिजाइन कर दूसरे को चांस देते। मोदी जी छोड़ने को तैयार नहीं है, खुद ही बने बैठे। तो कितनों का करियर खत्म है सर। ऐसे अमेरिकन हुआ, रूजवेल्ट कंटिन्यू बने रहे। उसी वजह से 1951 में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया गया। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि भाई मैक्स टू मैक्स 2 बार कोई प्रेसिडेंट बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब खुशी मनाइए, ट्रंप अंतिम बार बना है, इसके बाद यह गधा कभी नहीं बनेगा। पहली बार बना था तब मुझे लगा था अमेरिकन से एक आध बार गलती हो सकती है, बार बार नहीं करेंगे, और ये गधे ने फिर कर दिया। और ये चीज अमेरिकन ने प्रूव किया है कि तुम मत मानो कि हम पढ़े हैं, तुम मत मानो हम सिविलाइज्ड हैं। हम जन्मे बेवकूफ थे, मरेंगे बेवकूफ। जिस देश का प्रेसिडेंट ट्रंप बन सकता है, उस देश की क्या ही मेंटालिटी होगी, क्या इंटेलेक्चुअल नॉलेज होगा इस कंट्री में। और सर साइंस एंड टेक तो वहीं डेवलप्ड है। अबे हमारे लोग कर रहे हैं वहां जाके, इनमें बुद्धि होती तो ट्रंप को जिताते, क्या बात करते। चलो छोड़ो जो भी है। 1950s में ये हुआ, ठीक है। 1957 52 में पहला इलेक्शन हुआ था, तो दूसरा 57 में होना चाहिए। नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबू राजेंद्र प्रसाद फिर से प्रेसिडेंट बने, बट बाबू राजेंद्र प्रसाद बोले मुझे तो फिर बनना। उनकी इच्छा ये थी कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट का भी रिकॉर्ड तोड़ दें, दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट बने, और मुझे बनना है। नेहरू अपोज कर रहे थे, बट विद इन पार्टी उस समय सिस्टम थोड़ा बाबू राजेंद्र प्रसाद की तरफ ज्यादा झुक गया कि बाबू राजेंद्र क्या ट्रेड लीडर वगैरह थे, तो जो लेफ्टिस्ट कांग्रेस थी, जिसको हम सोशलिस्ट कांग्रेस कहते हैं, उन्होंने ज्यादा सपोर्ट कर दिया राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद फिर से इलेक्शन में खड़े हुए, और इंडिया में आज तक सबसे हाईएस्ट मेजॉरिटी से इलेक्शन जीते। द मेजॉरिटी वाज 99.2%। इतने वोट मिले थे उन्हें, एंड ही अगेन बिकेम प्रेसिडेंट। अब इतने वोट के बाद नेहरू जी का दिमाग थोड़ा खनका, बोले यार ये तीसरी बार भी बनेगा। इसलिए नेहरू जी खुद मिनिस्टर थे, इसलिए वो तो ऐसा बिल नहीं लाते। उन्होंने कांग्रेस के एक दूसरे मेंबर को कहा कि एक प्राइवेट मेंबर बिल लाओ, प्राइवेट मेंबर जो मिनिस्टर नहीं होते, प्राइवेट मेंबर बिल लाओ कि राष्ट्रपति को 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकते, उसके बाद कोई नहीं बन सकता। क्या आप समझ रहे हो? तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज, एक्ट में चेंज करने का एक रूल आया। ये बिल प्रेजेंट होते ही, अब लोकसभा राज्यसभा में तो नेहरू जी के पास मेजोरिटी थी, वो आराम से पास करवा देते, और ये राजेंद्र प्रसाद भी जानते थे। राजेंद्र प्रसाद ने सोचा भाई बाहर से मुझे इनएलिजिबल कर दे, इससे अच्छा थोड़ी मैं एथिक्स दिखाऊं। तो उन्होंने आके अनाउंस किया कि ऑन एथिकल ग्राउंड आई एम सेइंग कि मैं अगेन इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। नेहरू जी ने कहा ठीक है तुम नहीं लड़ोगे पक्का ना, हाँ तो ठीक है फिर ये बिल ड्रॉप करते हैं। इसलिए वो बिल पास नहीं हुआ, और आज तक इंडिया के किसी भी एक्ट, किसी भी रूल में ये नहीं लिखा कि प्रेसिडेंट कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है। आर्टिकल 56 उसी लिए है कि प्रेसिडेंट कितनी भी बार प्रेसिडेंट बन सकता है। इंडिया में कोई रिस्ट्रिक्शन अभी तक नहीं है, आने वाली थी बट नहीं आई ड्यू टू बाबू राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने खुद ने रिजाइन कर दिया, बोले मुझे नहीं बनना। ठीक है, 67 के बाद 1972 सॉरी 57 के बाद 62 फिर से इलेक्शंस हुए। इस बार नेहरू जी ने प्रपोज किया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये इंडिया के प्रेसिडेंट बने। पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर ये प्रेसिडेंट बने। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब प्रेसिडेंट बन जाते हैं, इनको भी अच्छे खासा वोट मिले थे, 98% के आसपास वोट मिला था इनको। इनके बाद 1967 प्राइम मिनिस्टर बन गई है इंदिरा गांधी। कांग्रेस चाहता है किसी ऐसे आदमी को प्रेसिडेंट बनाया जाए जो इंदिरा गांधी पे कंट्रोल कर सके। इंदिरा गांधी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। इंदिरा गांधी ने कहा अब प्रेसिडेंट किसी माइनॉरिटीज जो हो तो ज्यादा बेटर। अब कोई कुछ ना बोल पाया। इंदिरा गांधी ने नाम प्रपोज कर दिया डॉक्टर जाकिर हुसैन खान का प्रेसिडेंट के नाम पे। अच्छे लोगों ने सपोर्ट किया। इवन सच बताऊं तो ये आज तक इंडियन प्रेसिडेंट सबसे कम वोट से जीतने वालों में से एक है। वो नहीं बट जीतने वालों में से एक है। इनको ऑलमोस्ट आई थिंक 56% वोट मिला था, बहुत कम वोट था।
क्योंकि हिंदू वोट्स इनके अगेंस्ट चले गए थे, ये मुस्लिम थे इसलिए। ठीक है, प्रेसिडेंट बने, 2 साल में इनकी डेथ हो गई, इंदिरा गांधी के सारे प्लान फेल हो गए। 1969 फिर से इलेक्शन कराना पड़ेगा। ठीक है, फिर से इलेक्शन में फिर कांग्रेस ने पसंद करके लाए नीलम संजीवा रेड्डी को। बहुत बड़े लीडर हुआ करते नीलम संजीवा रेड्डी, कम्युनिस्ट लीडर थे और अच्छा खासा नाम था इनका। कांग्रेस ने इनका नाम प्रपोज किया जिससे काउंटर किया जा सके इंदिरा गांधी को और इंदिरा गांधी को कंट्रोल कर सके। इंदिरा गांधी ने इनके खिलाफ जाके वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन में खड़ा करवा दिया। ये मैंने स्टोरी आपको ऑलरेडी बता दी है। उस समय वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे वी गिरी। इनको इंदिरा गांधी ने कहा तुम खड़े हो जाओ इलेक्शन में। वी गिरी ने कहा देखो मैडम, आपकी रूलिंग पार्टी है और रूलिंग पार्टी ने ऑलरेडी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, समझ रहे हैं? तो जो रूलिंग पार्टी ने जिसको खड़ा किया उसी के पास एमपी ज्यादा है, उसी के पास एमएलए ज्यादा है, तो उसी का जीतेगा। तो आप मुझे हराने के लिए क्यों खड़ा कर रहे हो? इंदिरा गांधी ने कहा तुम खड़े तो हो, बाकी मैं देख लूंगी। तब इशू क्या आया कि वी गिरी खुद थे वाइस प्रेसिडेंट, वो काम कर रहे थे, उस समय प्रेसिडेंट की भी डेथ हो चुकी है। तो इंडिया में जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो तो वाइस प्रेसिडेंट हो जाता है एक्टिंग प्रेसिडेंट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब यहां पे बड़ा डिस्प्यूट है, ध्यान से सुनो जो बता रहा हूं। अमेरिका में भी सेम मेथड है। अमेरिका में अगर कोई प्रेसिडेंट है, उसकी डेथ होती है, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग नहीं होता, प्रेसिडेंट बन जाता है। ये क्यों? क्योंकि 1830s में एक बार ऐसा हुआ कि एक प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के जगह पे काम कर रहा था, उसके जगह पे काम कर रहा था, प्रेसिडेंट नहीं था। उसके पास एक लेटर भेजा गया, लेटर में नीचे लिखा था एक्टिंग प्रेसिडेंट। उसने बोला मैं साइन नहीं करूंगा। बोला इसमें से एक्टिंग हटाओ, खाली प्रेसिडेंट लिखो, बाकी साइन नहीं करूंगा। तो एक आदमी की जिद की वजह से वहां की पूरी संसद को झुकना पड़ा, क्योंकि बिना प्रेसिडेंट के साइन के प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो वहां से एक्टिंग हटाना पड़ा। एक आदमी की जिद, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कुछ नहीं लिखा, खाली एक जिद थी। तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से सीधे क्या बन गया? प्रेसिडेंट। तब से उनके यहां कन्वेंशन ही आ गया है कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ होती है तो वाइस प्रेसिडेंट विल बिकम प्रेसिडेंट। अब मेरी लॉजिक समझो। मान लीजिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, 1 साल में प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, तो वाइस प्रेसिडेंट 3 साल के लिए प्रेसिडेंट बन जाता है, क्योंकि वहां 4 साल में इलेक्शन होते हैं। ठीक है, और फिर से वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया, कोई और प्रेसिडेंट बना, उसकी डेथ भी होगी 2 साल में, तो ये फिर से 2 साल के लिए प्रेसिडेंट बन जाएगा। मान लीजिए फिर इलेक्शन हुए, फिर कोई प्रेसिडेंट, फिर उसकी डेथ हो गई, तो फिर से प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो इस तरह तो कितनी बार भी बन सकता है, राइट और रॉन्ग? इसलिए अमेरिका में लॉ चेंज कर दिया गया। अमेरिकन का देखिए, अगर आप 2 साल से ज्यादा एज अ प्रेसिडेंट काम कर चुके हो तो आपका वो एक टेन्योर काउंट होगा, वो आपका एक टर्म काउंट कर लिया जाएगा, वो हम 4 साल ही काउंट करेंगे। अगर किसी की डेथ के बाद आपने 2 साल प्रेसिडेंट के पोस्ट पर काम किया है तो इट विल बी योर टेन्योर, हम उसे 2 साल काउंट कर लेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अमेरिका में ये सिस्टम काम करता है। इंडिया में आफ्टर द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट क्या है? एक्टिंग प्रेसिडेंट। कहीं नहीं लिखा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आज भी इंडिया में ये कंफ्यूजन ही है कि जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएगा, प्रेसिडेंट का काम संभालेगा, या एक्टिंग प्रेसिडेंट रहेगा। मतलब उस समय देखो, किसी का काम संभालना अलग बात होती है और उस पद पे जाके बैठ जाना अलग बात होती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर है नहीं, पर हम जनरली कह देते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट विल होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना मैंडेटरी है। क्या आप लॉजिक समझ में आ रहा है? तो वीवी गिरी जब वाइस प्रेसिडेंट थे, और वो अब इशू क्या आ रहा है कि प्रेसिडेंट की डेथ है, तो समझ नहीं पाए कि वो प्रेसिडेंट की पोस्ट में बैठे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट की, है ना? तो उनसे कहा गया एक काम कीजिए, आप बेटर है रिजाइन करके फिर इलेक्शन लड़ो, एथिकल ग्राउंड पे ज्यादा अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो वीवी गिरी ने कर दिया रिजाइन। क्राइसिस शुरू हो गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है प्रेसिडेंट ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो कोई नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट। तो देश में बिना प्रेसिडेंट का काम थोड़ी चलेगा, प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी वैकेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए रिजाइन करें, इससे पहले इंदिरा गांधी ने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया, एक लॉ बना दिया
कि जब प्रेसिडेंट ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी ना हो तो सीनियर मोस्ट जज। लॉजिक क्लियर, डन। तो वीवी गिरी रिजाइन करते हैं, इलेक्शन में खड़े होते हैं। फर्स्ट काउंटिंग जब हुई तो वीवी गिरी बहुत आगे थे, इंडिया में पहली बार हो रहा था, ये अपोजिशन की तरफ से खड़े थे। और इंदिरा गांधी ने कहा था कि मन की आवाज, अंतरात्मा की आवाज सुन के वोट करना, क्योंकि इंदिरा गांधी को पता था सीक्रेट बैलेट है। ठीक है, किसको वोट दिया किसको पता, विप थोड़ी लगती है। तो इंदिरा गांधी की अंतरात्मा की आवाज सुन ली गई। वीवी गिरी जो कि अपोजिशन से थे और रूलिंग पार्टी ने नीलम संजीवा रेड्डी को खड़ा किया था, फर्स्ट रीडिंग में वीवी गिरी बहुत आगे निकल गए, पर 51% पे नहीं पहुंचे थे। सेकेंड रीडिंग चालू हुई, कहानी बदल गई, नीलम संजीवा रेड्डी आगे निकलने लगे। ऐसा लगा भाई गॉड, इंडिया में पहली बार थर्ड रीडिंग होगी। भाई जो पहली बार सेकेंड रीडिंग भी हुई थी, इससे पहले कभी सेकेंड रीडिंग नहीं करनी पड़ी थी। मेजोरिटी देखो ना 99, 90, पहली बार सेकेंड रीडिंग हो रही थी। बट लकीली सेकेंड रीडिंग के एंड में वीवी गिरी को मिल गए 50.2% वोट, दैट इज मोर देन 50, राइट और रॉन्ग। ये बन गए प्रेसिडेंट विद द लोवेस्ट एवर मेजॉरिटी इन इंडिया। अपोजिशन की तरफ से खड़े होकर जीत गए, ये बंदा ही अलग दुनिया से आया है विद द लोएस्ट मेजॉरिटी। ये इंडिया के इतिहास का एक ही बार ऐसी घटना हुई 1969 में। फिर 1969 टू 1974, सॉरी 16 टू 74 ही वॉज प्रेसिडेंट। 74 में इलेक्शन होते हैं, 74 में जो इलेक्शन होंगे वहां पे बनेंगे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद ये प्रेसिडेंट बनते हैं। अगेन अ माइनॉरिटी वन, इनकी भी डेथ हो जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग, इंडिया में जितने मुस्लिम प्रेसिडेंट बनते हैं सबकी डेथ हो जाती है। इसलिए जब अटल वो बने थे अपने अब्दुल कलाम, उनको समझा देखो संभालना, तुमसे पहले दो बने थे, दोनों की डेथ हो गई थी। तो 1977 में हमें फिर इलेक्शंस करवाने पड़े 3 ही साल में। इस बार कांग्रेस की सरकार चली गई थी। याद करिए इलेक्शन की इमरजेंसी की बात का केस है। जनता पार्टी मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट है, और पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ कि जनता पार्टी ने फिर खड़ा किया नीलम संजीवा रेड्डी को, जाओ हीरो बदला ले लो। फर्स्ट टाइम एवर नीलम संजीवा रेड्डी के सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ। He got elected unopposed with 100% majority. See, he is the only president who lost his case while standing from the ruling party. And he is the only president 1977 who won by 100% vote. क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इनके बाद मैं सारे प्रेसिडेंट्स की एक कहानी आपको बता दूं, जिससे क्या जो क्वेश्चन, ये बने हुए क्वेश्चन है सब यूपीएससी कि इंडिया में कौन से ऐसे प्रेसिडेंट जो अपोजिशन से नॉमिनेटेड फिर भी जीत चुके हैं। 77 के बाद 83 वेणुगोपाल अय्यर शायद प्रेसिडेंट बने थे, सबसे महान प्रेसिडेंट्स में से एक माने जाते हैं। देन बहुत सारे आगे बने, फिर सबका नाम हमें याद करना जरूरी नहीं है। हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी प्रेसिडेंट बने। उनसे कहा गया फिर से बन जाओ, और कलाम जी में खुद में एथिक्स बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं बनना, क्योंकि जो नेक्स्ट इलेक्शन हो रहा था तो उनके सामने खड़ी हो गई थी एक वीमेन, मीरा कुमार नाम था, नहीं सॉरी प्रतिभा पाटिल खड़ी हुई थी भारत के प्रेसिडेंट के लिए। तो अब्दुल कलाम जी ने सोचा कि इससे अच्छा मौका कुछ नहीं हो सकता कि एक महिला को प्रेसिडेंट बने, क्योंकि तब तक इंडिया में कभी वीमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी थी। तो कलाम जी बैक स्टेप कर गए, प्रतिभा पाटिल को कांग्रेस ने खड़ा किया, और प्रतिभा पाटिल बिकम इंडिया फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट। ठीक है, देन प्रणब मुखर्जी, देन रामनाथ कोविंद साहब। रामनाथ कोविंद के सामने मीरा कुमार को खड़ा किया गया था, बताइए, मीरा के सामने गोविंद खड़ा कर दिया। देन उनके बाद फाइनली द्रौपदी मुर्मू जी, जो इंडिया की पहली शेड्यूल्ड ट्राइब प्रेसिडेंट कम्युनिटी से आती हुई प्रेसिडेंट है, इंडिया की सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट वी है। ठीक है, इस तरह इंडिया के प्रेसिडेंट्स की कहानी हमारे देश में इलेक्शंस के साथ हमने पूरी कंक्लूड कर दी। इलेक्शन डिस्प्यूट याद रखिएगा, क्वेश्चन वहां से भी बनता है कि डिस्प्यूट कहां जाएगा, कैसे जाएगा, डिसीजंस कैसे आएंगे, व्हिप लागू होगी कि नहीं होगी, सीक्रेट बैलेट होता है कि ओपन बैलेट होता है, वोट वैल्यूज क्या है, इलेक्शन मेथडोलॉजी क्या है,
मुझे पता था बहुत लंबा टाइम लगेगा, लगभग 1 घंटे 40 मिनट 1 घंटे 45 मिनट का समय लगा, और हमने इस टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर कर लिया है। इसके बाहर क्वेश्चन बने ऐसे मुझे थोड़ा कम लगता है, बाकी अगर ईश्वर की इच्छा हो तो कुछ भी हो सकता है ना, वो चाहे तो कुछ भी, भाई अलग क्वेश्चन पूछ ले तो अलग ही हो जाएगा। थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करें फिर, चलिए। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ट्राई कीजिए आप लोग, उसके बाद हम आंसर देंगे। ऑनलाइन जितने बच्चे आप लोग भी बेटा ट्राई कर सकते हो। गुड मॉर्निंग सिद्धू, प्रद्युमन, प्रद्युमन गुड मॉर्निंग बेटा। The value of vote of an MLA is determined dividing the total population of state as 2011 census by the total number of elected member of legislative. सही है गलत है? सही है? नालायक हो गई है यार। That is 1971 population, not 2011. Second, Daria. If a state legislative assembly is dissolved, the vacant seat are excluded from the electoral college, but the election is not invalidated. Yes, ये सही है। होता क्या है कि मान लीजिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के समय किसी स्टेट में गवर्नमेंट ही ना हो तो, इलेक्टेड मेंबर ही ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके लाया गया है। याद कीजिए जब इमरजेंसी में गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया था, याद है ना आपको, तब ये चेंज किया गया था कि गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलएस नहीं है तो भी इलेक्शंस कंटिन्यू रहेंगे, इलेक्शन इनवैलिडेट नहीं होते। जैसे इस बार जम्मू कश्मीर का नहीं था तो उनकी सीट कम कर दी, इलेक्शन तो हुए। नेक्स्ट, ये सही है। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बट नॉट, ये कभी और नॉट इन इलेक्शन। देखो ये बात सही है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, सही है। मतलब लाने में नहीं होते, हटाने में होते हैं, ठीक है। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये ट्राई कीजिए। पहला सही है गलत है? गलत है। 84th के अकॉर्डिंग 1971 है, ठीक है। The value of vote of MP is determined by dividing the total value of votes of all MLAs of the state by the total number of members elected and nominated of both the House of Parliament. True, false? उतर नहीं रही भाई रात की। फॉल्स, नालायक को नॉमिनेटेड कभी अलाउड नहीं है। हमने 776 काउंट किया था, नॉमिनेटेड अलाउड नहीं होते, ओनली इलेक्टेड। थर्ड, if the number of elected members in state assembly changes due to delimitation exercise between 2 presidential elections, the value of vote of each MLA of that state remain the same until next census. If the number of elected members in the state assembly changes due to the delimitation exercise between 2 presidential elections, the value of the vote of each MLA of the state remains same until the next census after 26. बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, इधर if the number of elected members in the state legislature change, अगर डीलिमिटेशन हो गई और नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स चेंज हो गए तो 2020, हाँ ये बिल्कुल सही है, आर्टिकल 55 के अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि आर्टिकल 55 में ये ऐड कर दिया गया है कि अंटिल 2006 जो भी पॉपुलेशन होगी 1971 की ही काउंट की जाएगी, उसमें डीलिमिटेशन का कोई मेंशन नहीं है। देखें क्या, दिखा दो, चलो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दिखा दो तो आइडिया आ जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन में देखिए, प्रोवाइडेड दैट reference in this explanation of the last preceding census of which relevant figures have been published shall until relevant figure for the first census taken after 2026 have been published। मतलब 26 के बाद जब तक पहला सेंसस नहीं आएगा तब तक यहां डिलिमिटेशन का कहीं भी मेंशन नहीं है। ये सेम लाइन वहां क्वेश्चन में डाल दिया है, डिट्टो लाइन क्वेश्चन में है, ये बात बिल्कुल सही है। अरे सॉरी, इसलिए मैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में ज्यादा बिलीव करता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होता जिंदगी में। तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला सही है। ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। डन।
चलिए आगे। ये ट्राई कीजिए। The election is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote, which ensures that the winning candidate presents the absolute majority of the vote polls. Yes. To be declared elected, a candidate must secure a fixed quota of vote, which is calculated by dividing the total number of valid vote polls by 2 and adding 1 to the quotient. देखिए बाई 2 ये फॉर्मूला सही नहीं है। बाई 2 हम इलेक्शन में यूज प्रेसिडेंट में कर सकते हैं, बट एक्चुअल फॉर्मूला इज वैकेंसी प्लस 1। बट यहाँ 2 को करेक्ट करोगे क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वैकेंसी एक ही होती है। ये स्टेटमेंट प्रेसिडेंट के लिए तो सही ही है। क्या आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे भाई? अगर राज्यसभा का इलेक्शन होता तो गलत हो जाता। सर 1983 में कौन प्रेसिडेंट था? नवेद खान। तो तेरे को ये क्यों जानना है 83 में कौन प्रेसिडेंट था? जो पढ़ा क्वेश्चन का आंसर 1983 प्रेसिडेंट का था। नालायक, अलग ही दुनिया का आदमी। 83 से पहले बहुत सारे प्रेसिडेंट की इलेक्शन कहानी आपको समझ, जैसे हंसराज खन्ना 83 में खड़े हुए तो हार गए थे, कभी और बहुत लंबा घुस जाएगा फालतू में। ये इस क्वेश्चन में हम सही कहेंगे। थर्ड, इन द केस ऑफ द अल्टरनेटिव वोट सिस्टम यूज्ड हियर, a voter must mark as many preferences as there are candidates, otherwise the ballot is declared invalid. Yes, जितने कैंडिडेट्स हैं उनका सबका प्रेफरेंस आपको देना ही देना है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि इसको नहीं देना मुझे वोट, सबको आपको प्रेफरेंस देना है। ठीक है, ये भी सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही हुए? 1 and 3, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हो गया। ये थोड़ी देर में आते हैं क्योंकि चैप्टर बाकी है अभी। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस का भी बाकी है, ये भी बाकी है, पार्डनिंग पावर भी बाकी है। चलिए डन। यहां तक आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट, और ये चैप्टर आज हमें यहां रखना है। ठीक है, शांति से अगली बार मिलेंगे कल संडे के दिन, और आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। क्या कल छुट्टी जी थी? मैं सोचना भी मत, छुट्टी वुट्टी मेरे सिस्टम से बाहर की चीज है। ना मैं लेता हूँ ना किसी को लेने देता हूँ। तो फिर पढ़ना पड़ेगा यार। तुम या तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या था, 2 घंटे में पूरा प्रेसिडेंट खत्म कर देता तो दे दूं छुट्टी। फिर समझ में कुछ नहीं आता तो वहां फैक्ट लिखवा देता मैं कि गुजरात की वोट वैल्यू इतनी है, एमपी की वोट वैल्यू इतनी है, एमएलए की इतनी है। तुम भी खुश हो जाते हो कि वाह वो सब रट्टा मान लिया। फिर एग्जाम में क्या पूछा? फॉर्मूला बताओ। वहां वेट वैल्यू नहीं पूछी। जीपीएससी 2021 में गजब के प्रश्न पूछे गए थे। 21 जीपीएस में एग्जैक्ट फॉर्मूला पूछा गया दोनों। बताओ एमएलए की वोट वैल्यू कैसे काउंट की जाती है, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, ऐसा पूरा लिखा हुआ था। ठीक है, कितने बजे टेस्ट है आपकी? 11, 10 मिनट है। जो अपना वॉशरूम यूज कर लो, 10 मिनट में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।